तो उससे क्या हुआ, इस सरफेस का हर एक पॉइंट, इस पूरी प्लेट से के इस पार्ट से इस वाले सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर सिमेट्रिक है। E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πε0r²। तो अब E1 और E2 का हम रिजल्टेंट डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसे आती है। तो देखो, हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू 3 स्टेप एकेडमी। आज हमारा ये जो रिवीजन चल रहा है, आज अपना ये अभी जो स्टार्ट करेंगे, या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के लिए यहाँ पर दो टॉपिक मेन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें से पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड सेकंड है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हमारे पास 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस है इसकी, और तीनों जो डेफिनेशन एप्लीकेशंस, पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, उससे उसको चार्ज किया हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये तीनों जो एप्लीकेशन है ये हम डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर में, और कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में पूरा हो जाए, और अगर नहीं होता है तो एक लेक्चर और मान लो। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो भी चैप्टर है ये अपना ओवर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, और इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर जो भी कैपेसिटेंस है उसके आगे चलेंगे। अपना ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें हम यहाँ पर जो आपका 12th क्लास है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, और वो भी 60 डेज के अंदर एग्जाम से पहले पहले बिल्कुल एकदम फुल डिटेल में रिवीजन हो जाएगा, और लास्ट में मोर देन 10 डेज आपको अपने खुद के रिवीजन, खुद की स्टडी के लिए भी कंप्लीटली अच्छे से मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपको पता है सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहां से जो लॉन्ग कंसिडर करने का मतलब ये है कि ये जो वायर होगा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, मतलब कि हम जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हम जब इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं तो इनफाइनाइट होता तो है नहीं, लेकिन इनफाइनाइट का हमारे लिए मतलब क्या है, जो जिन चीजों का, जिन नंबर्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उन नंबर्स के कंपैरिजन में जो इनफाइनाइट है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ये मेन जो चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चार्ज इसका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है, किसी भी एक अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आने वाले चैप्टर्स में आएगा, कैलकुलेट अब जब करते हैं तो वहां पर उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला उसकी डायरेक्शन और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड। आप दोनों में से कोई पहले कर सकते हो, कोई भी बाद में कर सकते हो। यहां पर हम पहले उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करने या फाइंड आउट करने के बाद में हम मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशंस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो चार्ज वायर होगा उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। देखो, ये अपने पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी जो लेंथ है काफी ज्यादा है, हम इसको लगभग इनफाइनाइट लेंथ ही मान सकते हैं। ठीक है, और इसका नीचे भी हमने इसको इनफाइनाइट कर दिया और ऊपर की डायरेक्शन में भी इसको इनफाइनाइट कर दिया। तीन जो डॉट लगा देते हैं हम, वो क्या है, इनफाइनाइट को शो कर देता है। ये जो वायर है इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, फिर यहां पर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा कंप्लीटली चार्ज है ये वायर, इस चार्ज के कारण हमारे पास यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके अराउंड में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, हम एक सबसे पहले इस वायर का कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, वो इसके लगभग सेंटर की तरह ही बिहेव करेगा। आप अगर यहां पर भी कंसिडर कर लोगे तो भी इसका सेंटर होगा, यहां पे कंसिडर करोगे तो भी इसका सेंटर होगा, यहां पे कंसिडर करोगे तो भी इसका सेंटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो वहां पर उसका कोई एंड तो है नहीं, जहां पर भी देखोगे उसका सेंटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो हम इसके किसी भी एक, इसकी जो आसपास में एक पॉइंट है, हमने जो थोड़ा दूर ले लेते हैं, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से इस वायर से, इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, आपने R शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी कंसिडर कर रखी है, जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज्ड वायर। ठीक है, और ये जो चार्ज है ये उसके पूरे पर चारों तरफ उसके सरफेस पर रहता है, चार्ज के इसके वायर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने से पहले, करने के लिए एक हम लाइन सेगमेंट यहां पे कंसिडर कर लेंगे और एक हम लाइन सेगमेंट सेम डिस्टेंस पर नीचे की डायरेक्शन में यहां पर कंसिडर कर लेंगे। हमने दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक लाइन सेगमेंट्स कंसिडर कर लिए हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट है इनकी लेंथ dl है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। इसकी भी समान एक इक्वल लेंथ है इसके साथ, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी इक्वल होगा, dq चार्ज होगा इसके ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों सेगमेंट्स के कारण, इन दोनों सेगमेंट्स की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, P के ऊपर, P पॉइंट पे। तो जब हमारा फर्स्ट वाला सेगमेंट, ऊपर वाला सेगमेंट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास। ठीक है, फिर अपने पास जो सेकंड वाला जो चार्ज है, सेकंड वाला जो चार्जिंग पॉइंट है ये, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहले वाले के कारण आ गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से इस पॉइंट के कारण पॉजिटिव चार्ज है ये, प्लस चार्ज इसके ऊपर, तो ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और ये जो छोटा सा लाइन सेगमेंट है, एलिमेंट जो है ये आपके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे डायरेक्शन, दूर की डायरेक्शन में हो गया, और यहां से इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पर इस जगह होगा। ये जो दोनों चार सेगमेंट है या जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीटली आइडेंटिकल है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम है, और सेम इसकी यहां से डिस्टेंस है दोनों के लिए। तो ये डिस्टेंस जो दोनों की, ये भी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। और ये डिस्टेंस इक्वल होने के कारण ये जो E1 एंड E2 जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है। ठीक है, तो अब E1 और E2 का हम रिजल्टेंट डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसे आती है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर दोनों अलग अलग, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम सेपरेट कर देते, सेम में होते तो ऐड कर देते, लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम फिर से कंपोनेंट्स कैलकुलेट करके इसको शॉर्ट आउट करेंगे, कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखने से हमें पता चलता है कि ये जो एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इसके लिए हमने इसको लाइन ज्वाइनिंग है, तो इस E1 एंड E2 के दो हम कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो अंदर वाले जो दोनों ट्राइंगल है, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल है 1 एंड 2, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल दोनों में 90 डिग्री का है। ठीक है, मैं ज्यादा यहाँ पे प्लॉट नहीं करूंगा सब कुछ, ये दोनों 90 डिग्री का है। ये वाली जो लाइन है दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है ये भी हमने दोनों इक्वल डिस्टेंस पर कंसिडर किए हैं, तो दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रेंट्स होने के कारण ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो नीचे वाला एंगल भी यहां पर थीटा ही होगा। दोनों एंगल थीटा हो गए। अब ये जो थीटा एंगल है ये हमें आगे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने में काम आएंगे। तो देखो यहां पर
इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हम एक कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं E1 का, इसका। तो इसका हम कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया। तो ये कंपोनेंट होगा आपके पास E1 थीटा एंगल के साथ वाला है, तो E1 cos थीटा, सिंपल। और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये E1 sin थीटा, इस तरीके से। सिमिलरली हम E2 के दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक होगा इस डायरेक्शन में E2 का कंपोनेंट, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, E2 cos थीटा। और एक वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आएगा, वो होगा E2 sin थीटा। इस तरीके से हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के E1 के दो कंपोनेंट आ गए, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 के दो कंपोनेंट आ गए, E2 cos थीटा, E1 E2 sin थीटा। इस तरीके से दो कंपोनेंट्स आ गए। यहां पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है डायग्राम से कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा जो है ना, ये एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे, और जो आपके पास E1 cos थीटा है एंड E2 cos थीटा जो है, ये आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों ऐड होकर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता देंगे। और अब ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं यहां पर, इससे आपको पता चल रहा है कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड अवे फ्रॉम इट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस वायर से परपेंडिकुलर होगी और इससे दूर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन विल बी परपेंडिकुलर बट टुवर्ड्स द वायर। वायर के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होता, और ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वायर में क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करके बतानी चाहिए, तब आपको एग्जाम में इसका जितना भी इसका वेटेज होगा वो आपको कंप्लीट 1 नंबर का कम से कम आता है, डायरेक्शन के लिए आपको पूरा मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से ये वायर चाहिए, और हम एप्लीकेशन किसकी लगा रहे हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। जब गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ खास बात होती है वहां पे कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको वहां पर एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करना होगा। अगर आप एक क्लोज सरफेस कंसिडर करते हो तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम फिर से प्लॉट करते हैं, अपने डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो ये हमारे पास जो चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो है, इसका डायग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि यहां पर हम एक कोई क्लोज सरफेस कंसिडर कर सकें। तो क्लोज सरफेस कंसिडर करने के लिए हमें ऐसा सरफेस कंसिडर करना होगा जो जिसके लिए ये वायर बिल्कुल सिमेट्रिक रहे, और जो वायर के लिए उस क्लोज सरफेस के जो पॉइंट्स है, उसके जो अलग अलग जगह है, वो सारे पॉइंट्स क्या रहे, सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर रहे। ऐसा हम यहां पर एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे, और ऐसा सरफेस होगा हमारे पास एक यहां पर स्फेरिकल सरफेस ही हो सकता है जो यहां पर इसको सिमेट्री देगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के एक्सिस जो होगी उस एक्सिस पर ये वायर रखा होगा, और फिर इसके बाद हमारे लिए ये एक क्लोज सरफेस की तरह काम कर पाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं क्लोज सरफेस बनाने के लिए ये हमारे पास इसके लिए एक गॉसियन सरफेस हो गया, जो क्लोज सरफेस हो गया हमारे पास। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस होता है जो क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक प्लेन शीट की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, ये क्लोज नहीं होते, ये बिल्कुल ओपन होते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब के जो 6 अगर जो फेसेस सारे एक साथ जब जुड़े होंगे क्यूब के अंदर, तब वो क्लोज सरफेस बनाएंगे।
स्फेयर जो होता है वो क्लोज सरफेस बनाता है, सिलेंडर है ये क्लोज सरफेस। जो भी बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी क्लोज्ड होगी वो सरफेस हमारे लिए क्लोज सरफेस की तरह काम करेगा। हम यहां पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे इस वजह से जो भी हम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे वो जनरली हमारे पास एक रेगुलर क्लोज सरफेस होगा जिसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सके। और यहां पर जो हमने सिलिंड्रिकल एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस इसलिए लिया है कि इस सिलेंडर की एक्सिस पर हमारे पास ये चार्ज्ड वायर आ गया, जिससे क्या हुआ कि सिलेंडर का जो कर्व वाला सरफेस है उस सरफेस का हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर हर तरफ है, हर डायरेक्शन में क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसलिए हम यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आसानी से जो कैलकुलेट करेंगे वो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर होगी। और इस सरफेस की जो डायरेक्शन जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी है, r, जो कि क्योंकि ये पॉइंट P है, P को कवर करते हुए होना चाहिए। ये जो सरफेस है जो पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो इस सरफेस पर होना चाहिए। और इसके लिए क्या कंडीशन है, इसकी जो रेडियस है सिलेंड्रिकल सरफेस की दैट शुड बी r विच इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस वायर। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, हम यहां पर गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस सेगमेंट। कोई छोटा जो सरफेस सेगमेंट होता है, जो छोटा एलिमेंट होता है वहां से फ्लक्स क्या होगा, वो होगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। ये आपको सरफेस इसकी फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds। अब हम यहां पर इस सरफेस पर कितने ds या सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, छोटे स्मॉल सरफेस कंसिडर कर सकते हैं कि पूरे सरफेस को हम यहां पर डिफाइन कर सके, पूरे एरिया को डिफाइन कर सके। तो हमारे पास यहां पर एक सरफेस सेगमेंट आएगा इस कर्व सरफेस पर, एक सरफेस सेगमेंट हमारे पास यहां पे आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, ds इस डायरेक्शन में है ये। तो हमने इसको ds1 कर दिया। जो आपके पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस है इसकी बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर अपने पास सिलिंड्रिकल सरफेस क्या होगा, ये जैसे बोतल अपने पास इस तरीके से। तो हम यहां पर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और अगर इधर है तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर इधर है तो ये होगी। तो इस तरीके से आपके पास इस लेंथ के परपेंडिकुलर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई यहां पे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आ गई E, ठीक है। यहां पर ds1 जो सरफेस सेगमेंट है, सरफेस एरिया वेक्टर जो होता है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो इधर हो गया। फिर हम बात करें यहां पे, एक आपका सरफेस सेगमेंट यहां हो सकता है। यहां पे जो सरफेस सेगमेंट है इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन होगी, सरफेस की डायरेक्शन होगी ds2 इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी यहाँ पे। और फिर एक सरफेस एलिमेंट होगा हमारे पास यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में ds3, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमने डिफाइन किया है। एरिया वेक्टर जो है वो आपको पता है कि यहां पर जो परपेंडिकुलर जो कर्व एरिया होगा वहां इधर तो ये हो गई, इधर ये हो गई, इधर ये हो गई, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलेगी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है लेकिन सरफेस सेगमेंट या एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो अपवर्ड है और डाउन साइड में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब हम यहां पर पूरे कंप्लीट सिलिंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, अगर इस सिलिंड्रिकल सरफेस का हम यहां पर फ्लक्स देखें तो क्या लगेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds।
और ये जो इंटीग्रेशन होगा सरफेस का, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, इसलिए यहां पे क्लोज आ गया। ठीक है, क्लोज के लिए सर्कल बना दिया। तो इधर बन गया अपने पास फाई, और इधर क्या बनेगा ये देखो, ये जो हमारे पास टोटल जो सरफेस वो तीन अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हमें तीन पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ई डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds3। ये हमारे पास यहां पर तीन जो सरफेस है वो आ गई। पहला सरफेस, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरा जो कर्व सरफेस है, ये अपने पास जो बोतल इसका कर्व सरफेस है ना, ये पूरा कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। जब आप इसको ds2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, यहां से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। और जब इसको करोगे तो यहां से निकलने वाला, पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्शन में देखकर पता चल रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इधर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही है, इधर निकल रही है। या फिर आप यहां देखोगे तो इधर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर बाहर निकलेगी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं जा रही। तो जो डाउन वाला सरफेस है, यहां से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नहीं है, सब इधर ही है, तो इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं है। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर नहीं है, यहीं है, तो यहां पर भी फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। और हमारी कैलकुलेशन में वो 0 आनी चाहिए। फ्लक्स केवल और केवल ये जो सर्कुलर एरिया है, जो आपका कर्व एरिया, यहीं से आएगा। ये आप देख के देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो देखो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई ds1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई ds2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई ds3 cos थीटा। तो आप जो ये राइटिंग वाला है ये थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। ds3 cos थीटा। अब आपको पता है कि ds2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और s2 के लिए एंगल कितना है, 90। इसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 90। और इसके लिए भी थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, यहां पर भी ये 90 है, परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, तो यहां पर भी थीटा इज इक्वल्स टू 90। और यहां पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और यहां पर भी cos 90 की वैल्यू हो गई 0। तो ये जो दोनों टर्म है ना, ये जो दोनों टर्म है ये कितनी हो गई, ये 0 में चली गई। हमारे पास सिर्फ यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक टर्म बची, जो आपका केवल कर्व सरफेस है। तो इसको हम शांति से आगे करेंगे। देखो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट, नॉट डॉट, डॉट तो हमने सॉल्व कर लिया, ई ds1। और cos थीटा कितना था यहां पे, अगर आप देखोगे इसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 0। थीटा इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, तो आपके पास cos 0 की वैल्यू आ गई 1। तो ये यहां पे 1 बचेगा आपके सामने। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds1। और अब आपको पता है कि आप अगर ds1 का जब इंटीग्रेशन करोगे, इस ds1 का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या बनेगा, इस कर्व सरफेस का एरिया। और कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा सिलेंडर का, आपको पता होगा। ये तो इतनी ज्योमेट्री तो आपको आनी ही चाहिए। 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल आ गया। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। फ्लक्स बाय यूजिंग योर कन्वेंशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है ना, जो फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है, ये होती है डेफिनेशन, इससे कैलकुलेट किया हमने। लेकिन हमें तो गॉस ने कुछ और ही बताया है। गॉस ने अलग अलग सपने दिखाए अपने को, हसीन सपने गॉस के। तो उसने क्या बताया है, बोले इतना करने की जरूरत नहीं थी आपको। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा देखना है इसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसमें आप केवल एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, इतना आपका फ्लक्स आ जाएगा।
ये आपको किसने कहा? गॉस ने कहा। तो फिर आप बताओगे बोले सर इसका चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर चार्ज होगा, अगर हमने लेमडा की वैल्यू गिवन है यहां पे, लेमडा मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एल। इसके ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्यू ओवर एल से लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे लेमडा ही गिवन होता है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही गिवन होगी, तो Q इज इक्वल्स टू आएगा लेमडा इंटू एल। तो ये वाली स्टेप हम नेक्स्ट में करेंगे स्लाइड में, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि फ्रॉम गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ? ये कहता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू किसका? चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, जो आपका गॉसियन सरफेस है उसका। तो बट चार्ज इन क्लोज सरफेस, आप सिलिंड्रिकल सरफेस लिख सकते हो, क्लोज सरफेस लिख सकते हो, गॉसियन सरफेस लिखना सबसे बेस्ट होता है। आप यहां पे गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया हो गया। तो ये कितना होता है? Q इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल। तो आपके लिए फाई इज इक्वल्स टू आ गया लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दो। यहां पे मैंने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। अब आपके लोग फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा वाला सही रहता है ना, ये वाला लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 1 क्या है? E इंटू 2 पाई आर एल, और इधर क्या है? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया, और आपके सामने बच गया E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास E का मैग्नीट्यूड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पर E की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे है? 1 अपॉन आर से डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि लैम्डा तो क्या है? पूरे में कांस्टेंट है। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी और लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हम बात करेंगे इसके आगे दूसरे टॉपिक की, जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आप इसको अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ये इसका डायरेक्शन के लिए डायग्राम है, डायरेक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन है पूरी, इस डायग्राम से हो जाएगी। और इसका मैग्नीट्यूड के लिए है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो, और अगर लिखना चाहो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके साथ है, ठीक है। अभी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और यहां पर भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन शीट के बारे में। पहले मैं प्लॉट करता हूं, प्लेन शीट को ड्रॉ करता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये हमारे पास एक प्लेन शीट है जो बहुत ही इनफाइनाइट है, इसकी जो साइज है वो लिमिटेड नहीं है, काफी बड़ी साइज है ये, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आपको भी ज्यादा सही लगेगा। ज्यादा बड़ा करने से क्या है, फिर इसका डायग्राम पूरा नहीं ढंग से अच्छे से नहीं बनेगा, है ना। तो हम इतना काफी है अपने लिए, इतना काम हो जाएगा अपने, ठीक है। तो अब आपके साथ ये क्या हो गया, आपके सामने ये प्लेन शीट हो गई। अब इस शीट के ऊपर हमने क्या दे रखा है? चार्ज गिवन है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट। और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट जो है ना, इसके लिए आपने ये दे रखा है यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखना है, ये जो आपके पास पॉजिटिव प्लेन शीट है, तो इस शीट के कारण, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो यहां पर हम देखने के लिए
हम इस सीट का कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस सीट के किसी पॉइंट पर एक कोई डिस्टेंस हमने ले ली r, इस r डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, और जो कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर r पर। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखो फिर से हमारे पास वही कंडीशन है कि एक सेगमेंट हम यहां से थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, इस तरफ लेंगे। यहां पर हमने एक एरिया सेगमेंट लिया है ds, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर इसकी साइज होगी ds, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा dq। और सेम लाइन सेगमेंट हमने थोड़ा ऊपर लिया है यहां पे, और सेम डिस्टेंस पर और सेम साइज का होने का मतलब यहां पर भी ये ds है, और इसके ऊपर जो अवेलेबल चार्ज है वो भी dq है, और यहां से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर होने का मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस बनेगी ये भी क्या बनेगी, इक्वल बनेगी, और ये जो डिस्टेंस इक्वल बनेगी हमारे पास, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके कारण क्या आएगा, इक्वल आएगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं P, ये जो पॉइंट है P कंसिडर करेंगे, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसके कारण यहां पर। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि देखो जो स्मॉल सेगमेंट जो होता है ना, वो लीनियर चार्ज हो, चाहे आपका वॉल्यूम चार्ज हो, चाहे आपका सरफेस चार्ज हो, उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ गया आपके सामने ये E1। फिर दूसरा नीचे वाला जो सेगमेंट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास E2, ये डाउन वाले की तरफ से है। तो यहां पर हमारे पास कुल मिला के दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस पॉइंट पे, और दोनों ना सेम है, सेम होने पर ऐड, ऑपोजिट होने पर कैंसिल या नेगेटिव सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण हम इनको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के रिजोल्व करके हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो डायरेक्शन के लिए क्या हुआ, हम यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल है, एक 1 नंबर ट्राइंगल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये, तो ये जो ट्राइंगल है ये पूरा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, आप इतना सा कंसिडर कर लेंगे ऐसा नहीं होगा, ओके। ये पूरा ट्राइंगल ये वाला और नीचे वाला, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये वाली, ये लाइन दोनों इक्वल हमने कंसिडर किए जानबूझ के, और ये दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा बनेगा, दोनों एंगल एक जैसे बराबर इक्वल। तो अब हम यहां पर एक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे E2 का और E1 का। तो हमारे पास E2 का लेने के लिए तो ये वाला एंगल आ गया थीटा, तो E2 का इधर कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और E2 का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया E2 sin थीटा। सेम चीज हम यहां पर E1 के लिए लगा देंगे, ये हो गया E1 cos थीटा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया E1 sin थीटा। अब आपको पता है अगेन फिर से E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर एक दूसरे के, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, हेंस दे विल कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो वर्टिकली यहाँ पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ध्यान से फिर से सुनना, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो होंगे अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण ही होंगे। तो E1 और E2 cos थीटा को जब आप देखोगे यहां पर E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
कंपोनेंट है और ये दोनों यहां पर ऐड हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों सेगमेंट्स के कैंसिल आउट हुए, सिमिलर उसी तरीके से यहां पर हर तरफ कोई भी जो सेगमेंट होगा उसका ऑपोजिट सेगमेंट होगा, फिर यहां पर कोई सेगमेंट है उसका ऑपोजिट सेगमेंट है, फिर यहां पर सेगमेंट है उसका ऑपोजिट है, फिर यहां पर है उसका ऑपोजिट है। सभी सेगमेंट अपने सामने वाले सेगमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स को साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे और बचेंगे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जितने भी सेगमेंट वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड्स, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या होता है, आप ना यहाँ पर डायरेक्शन कैलकुलेट ही नहीं करते, कोई डायरेक्शन वाला जब शो नहीं करते हो वहां पे अगर आपको मान लो 3 मार्क्स में डेरिवेशन आया तो आपको 2 मिलेंगे, 2 में आया तो 1.5 मिलेंगे, आधा या 1 नंबर कटेगा ही कटेगा, ये नहीं किया तो। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये सब नेगेटिवली चार्ज अगर होता तो यहां पर क्या होता, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज होने के कारण, ये किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण है। नेगेटिव चार्ज अगर होता तो परपेंडिकुलर तो एज इट इज आ जाता और इनवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर से हमें एक ऐसा सरफेस कंसिडर करना है जिसके एक सरफेस के पॉइंट्स इसके कारण सेम डिस्टेंस पर रहे, सिमेट्रिकल रहे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज प्लेन शीट है। अब इसका हमें एक ऐसा क्लोज सरफेस कंसिडर करना है, गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है जो इसके लिए सिमेट्रिकल रहे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे फ्लक्स है, वो सिमेट्रिकल रहे। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हम उसी तरीके से यहां पर भी काम करेंगे। तो ये हमने यहां पर इसका क्लोज गॉसियन सरफेस बना दिया, सिलिंड्रिकल सरफेस। अब ये सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसा बनाने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर देखो ऐसा सरफेस बनाने से ये इस जगह से यहां से पास हो रहा है। ठीक है, ये जो है इस जगह से पास हो रहा है यहां पर अपने पास, और यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, यहां से ये इसको क्रॉस कर रहा है। जैसे आप ये मान के चलो कि मैंने ये अपनी प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट के आर पार कर रहा है यहां से ये। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इस सरफेस का हर एक पॉइंट, इस पूरी प्लेट से के इस पार्ट से इस वाले सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, सिमेट्रिक है, और इसके लिए ये वाला पीछे वाला पॉइंट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और फ्लक्स मिलेगा वहां पर ये कंप्लीट सिमेट्रिकल है, और इसके अगर कोई प्लेन होगा उसमें सिमेट्रिकल होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इस जगह पे अगर हम बात करें कि यहां पर एक तो एरिया बनेगा, ये एरिया सेगमेंट जो हमने बनाया था इधर बनेगा, एक हमारे पास एरिया सेगमेंट बनेगा ये सरफेस एरिया, और एक हमारे पास जो एक एरिया सेगमेंट बनेगा यहां पे। ठीक है, और यहां वाला जो एरिया सेगमेंट है उसको थोड़ा ठीक से बना दें हम। ये जो एरिया सेगमेंट है यहां पर एक सरफेस एरिया बनेगा। अब तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन किधर है, यहां पे अगर आप बात करोगे इस जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पर, और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो आपके पास सिलेंडर रहेगा, जैसे मान लो ये एक अपने पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के इस वाले एरिया की डायरेक्शन किधर है, इधर होगी आउटवर्ड सरफेस के, इस वाले की परपेंडिकुलर आउटवर्ड सरफेस के। तो यहां पर देखो ये होगा ds 1, फिर हम बात करते हैं इसकी
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और एरिया सेगमेंट होगा ds2 वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के उस तरफ उस डायरेक्शन में होगा और इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा, दोनों तरफ आउटवर्ड होगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी सेम ये, और प्लेन की जो एरिया सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds3 ये वाले। और यहां पर आपको पता है एंगल सबका आपको सामने आ चुका है, इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है और यहां के जो एंगल है वो 0 है, यहां का एंगल भी 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा इसका फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल सरफेस क्या होता है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। ds ले सकते हो, da ले सकते हो, मेरा ds बैठा हुआ हाथ पे इसलिए ds चलेगा, ओके। और नाउ फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस से फ्लक्स होगा, क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन, इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा, पूरे सिलेंडर के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है वो देखना है। तो यहां पर इसको फिर से हमारी ब्रेक करने की आदत है, क्या E इधर से तो हो जाएगा 5, इसको सोल्व करके रख दिया हमने, इधर से 5 हो जाएगा। अब यहां पर E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। कंफ्यूज मत करना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये ds3 सबको एक बार और लिखना पड़ेगा, क्योंकि E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा, ओके। इस तरीके से अब आप कहोगे सर यहां पर तो मैंने क्लोज लगाया, यहां पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन है, ये अकेला क्लोज नहीं होता, ये अकेला क्लोज नहीं बनाता, ये अकेला क्लोज नहीं बनाता, तीनों मिलेंगे तो क्लोज सरफेस बनाएंगे जिसको हम सिलेंडर बोलेंगे या क्लोज गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए थीटा कितना 0, इसके लिए थीटा कितना 0 और cos 0 की वैल्यू यहां पर 1, cos 0 की वैल्यू यहां पे 1 और 3 वाला ये जो कर्व सरफेस है ये, इसके लिए थीटा कितना 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी 0। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया, हट गया। ये दोनों पार्ट रहेंगे जिनका हमें आगे इंटीग्रेशन करना है, तो कर देते हैं। अभी देखो आपके सामने कर देते हैं, क्या है ये दोनों पार्ट, क्या है अच्छे से देख लो। यहां पे cos थीटा 1 हो जाएगा, इसका cos थीटा 1 हो जाएगा, तो EDS 1 होगा, EDS 2 होगा, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिखेंगे, तो देखो ये होगा फाई इज इक्वल्स टू E ds1 इंटीग्रेशन प्लस E ds2 इंटीग्रेशन। अब ds1 और ds2 क्या है, ये इनके सेगमेंट है, छोटे छोटे एरिया सेगमेंट है। अब इनका कंप्लीट एरिया कितना होगा, पहले इस पूरे सरफेस का जो पूरी आपकी प्लेट है, इधर सर्कुलर जो सरफेस है इसका कितना, प्लेन जो एरिया है इसका कितना होगा। आप यहां पे दोनों तरीके से लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, और यहां पर आप अगेन पाई आर स्क्वायर या एस दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पे एस लिख लेंगे, तो E इंटू एस प्लस E इंटू एस, जो इंटीग्रेशन एस का हुआ है तो आपका पास 2 इंटू ई एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई आ गया। अब अगेन ये तो आपके पास आया है
कन्वेंशनल मेथड से, जो आपने डेफिनेशन यूज की है फ्लक्स की, उससे आया है ये। लेकिन आपको अगर यहां पर फ्लक्स यूज करना है किससे, गॉसियन थ्योरम से, तो गॉसियन थ्योरम से क्या आएगा, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। बस कि भाई इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है ना, मुझे उससे मतलब है और कोई से मतलब नहीं है। सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो हमने क्यू ले रखा है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैलकुलेट कर लो, यहां पर इस सर आपके पास ये जो सरफेस है यहां पर यही तो चार्ज होगा इसके अंदर, इसके आउटर वाला का मतलब नहीं है। तो ये सरफेस को दिया हुआ चार्ज है, तो यहां पे होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ओवर एस। क्यू ओवर एस, तो क्यू इक्वल्स टू कितना, सिग्मा इंटू एस। एस फॉर सरफेस एरिया, ए भी ले सकते हो एस भी ले सकते हो। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, Q इक्वल्स टू, आप यहां पे लिख दो सिग्मा इक्वल्स टू Q ओवर एस, हेंस Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस। ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपके सामने आ जाएगा फाइव इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके सामने आ गया, और ये आ गया इसकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 अगेन फिर से दोनों इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2, इसका यही नाम लिखा तो ये लिख दिया, जो लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 इंटू ई एस, इधर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां से एस कैंसिल आउट, ई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके सामने यहां पे आ गया। अब इसमें देखो सिग्मा कांस्टेंट इसकी डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं करेगा। अगर ये इनफाइनाइट सीट है तो उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरी नहीं करेगा, वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी डिस्टेंस है आर, तो ये प्लेन सीट के लिए ग्राफ ये आएगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी ना, लाइन चार्ज था वहां पे, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये कांस्टेंट ग्राफ है, इस तरीके से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस तरीके से आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं आपके यहां पर इसको, ये डायरेक्शन का स्क्रीनशॉट है। डायरेक्शन जो लिखते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन का ये नहीं है, ये डायरेक्शन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, डायरेक्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। फिर केवल इतना लिखना है, ये इन दोनों का नाम लिख के, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है, कैंसिल आउट होंगे और ये दोनों आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू देंगे। और ये आपका यहां पर इसकी हो गया, ये फिर आपके लिए क्या हो गया, इसका प्लेन प्लेन शीट का हो गया। ये डायरेक्शन का डायग्राम है पूरा कंप्लीट, और एक्सप्लेनेशन भी होगी इसके साथ में ही। और फिर इसके बाद ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का डायग्राम है, ये इसकी कैलकुलेशन है। और फिर इसके बाद ये इसका फाइनल कैलकुलेशन रिजल्ट यहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो नया जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में। तो उसके लिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी बहुत अच्छा है, बात करते हैं। ये देखो, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही ध्यान रखने लायक, बहुत अच्छा है, सिंपल है। इसको हमें अब सॉल्व करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये अंदर से फिल किया हुआ सॉलिड नहीं है, ये केवल स्फेरिकल शेल है। और इस स्फेरिकल शेल के अराउंड हम यहां पर
इसके चार्ज दिया हुआ है, इसको चार्ज दिया हुआ है, और इसका जो गिवन चार्ज है ना वो इसके सरफेस के आउटर मोस्ट पार्ट पे आ जाएगा, वो इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे आएगा। तो हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आके फैल जाएगा। क्योंकि यहां पर इस कंडीशन में रहेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और चार्ज को फैलने के लिए एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस मिलती है, इसलिए यहां पर ये हो जाएंगे। इसका अगर मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको सिंपलेस्ट बताया है कि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए जितने भी चार्जेज है ये सारे इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर ही एग्जिस्ट करते हैं, अंदर की तरफ नहीं, इसके आउटर मोस्ट पर करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हमें यहां पर इस चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला, चार्ज स्फेरिकल शेल, या फिर हमारे पास कोई कंडक्टर स्फेयर अगर होगा तो भी उसका चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर ही आ जाएगा, उसके अंदर कोई भी सरफेस कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मान के चलो, मान लो आपके पास ये एक स्फेरिकल शेल है, शेल नहीं स्फेयर है, कंडक्टर स्फेयर, और यहां पर आपने दो चार्ज रखे हुए हैं, तो इन दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा एक दूसरे के साथ, और रिपल्सन लग के मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं ये, तो ये अपने इस सरफेस पर आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, फिर से यहां पे रखोगे तो फिर से रिपल होंगे एक दूसरे के साथ और इस सरफेस पर ही फैलेंगे। सिंपल सा इतना सा मानो, और इसका जो डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी तो केवल रिवीजन, जो जरूरी चीजें वही कर रहे हैं, ठीक है। ये है। अब यहां पर हमारे पास तीन अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं इस स्फेरिकल शेल के कारण। पहला पॉइंट है कि यहां से जो चार्ज है, जो पॉइंट है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो यहां पर हो, आउटर हो, बाहर। तो इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस हो गई, इस कंडीशन में यहां से यहां की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे लिए, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्फेरिकल शेल है ना, इसकी रेडियस में यहां पे बता देता हूं, रेडियस है इसकी कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और यहां पर भी नोट कर देते हैं, ये लो। तो व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये हो गया आपके लिए आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। मैं लिखने का शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। आप नोटबुक वगैरह में तो बहुत अच्छे से लिखना है, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखना है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि ये जो आर है, जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो P वो इस सरफेस के ऊपर ही आ जाए, यहीं पर आ जाए। पहली कंडीशन ये हो गई। तो आप लिखोगे व्हेन स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R एट सरफेस, ये हो गया दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो इसके अंदर ही आ जाए, स्फेयर के अंदर आ जाए, स्फेरिकल शेल के। तो यहां पर थर्ड कंडीशन अपने पास, व्हेन r इज स्मॉलर देन कैपिटल R इनसाइड शेल, इनसाइड द सेल और इनसाइड, ओके। तो ये तीन कंडीशन आपकी अलग अलग हो गई, और हम तीनों कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इसकी डायरेक्शन के लिए मैं पहले बता देता हूं कि जब आप कोई भी एक स्फेयर या स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फेयर हो सकता है या स्फेरिकल शेल हो सकता है, जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर होते हैं तो उनका टोटल जो चार्ज दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कि दिस चार्ज इज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर या कंसंट्रेटेड ऑन इट्स। तो इसकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये समझना है यहां पे
कि जब भी हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फेयर हो और जिसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड कि इट्स टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। जब हम इसके आउटसाइड से बात करेंगे तब, जब हम इसके बाहर से बात करेंगे तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है वो इसके सेंटर पे, पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास, उसी की तरह। तो यहां पे बाहर जितना भी करेंगे तो पॉइंट चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तरह होगा। बस सिंपल सी बात है। तो पॉइंट चार्ज, अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है और यहां पर इसकी डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करनी है, तो अगर प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। रेडियली मतलब इसके रेडियस के अलोंग, और रेडियस हमेशा इस सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर इस किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे रेडियली आउटवर्ड रेडियस के अलोंग होगा। अगर नेगेटिव चार्ज तो रेडियली इनवर्ट्स होगा। सिंपल है ये बात। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है और जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस आपको पता है, यहाँ पे आर इसकी रेडियस है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, आउटसाइड है, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपके पास जो पॉइंट था ना, वो पॉइंट क्या था, इसके आउटर में था, और इसके आउटर में अगर है तो इस जगह पे इसका आपके पास पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिसका आपको पता होना चाहिए, और ये आपके पास पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P को कवर करते हुए आपके पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्लोज सरफेस, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो ये चार्ज है इससे इक्वी डिस्टेंस यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहां पर हम एक इसका क्लोज सरफेस कंसिडर करने के लिए हम यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस जो हम यहां पर कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, इसके लिए बिल्कुल ये लो, ये आपके पास जो सरफेस है ना, ये गाउसियन सरफेस है जो इस पॉइंट P को भी कवर कर रहा है और यहां पर इस स्फेयर को, चार्ज को भी कवर कर रहा है। और इस चार्ज के लिए हमेशा ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इसके सेंटर से भी सिमेट्रिकल है, इसके सरफेस के लिए भी ये सिमेट्रिकल है। अब आपको यहां से फ्लक्स फाइंड आउट करना है, सिंपल। और फ्लक्स के लिए क्या आएगा, यहां पर आपने एक सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इसकी रेडियस के, ये जो हमने एक इमेजिनरी सरफेस है इसकी रेडियस कितनी होगी, जितनी P की डिस्टेंस है उतनी होगी इस गाउसियन सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी इस इधर, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, जो पहले हमने कैलकुलेट की है पिछले स्लाइड में। और यहां पर क्या होगा, आपके पास जो एरिया एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन भी यहां पर इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सरफेस तो यही है ना, और इसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस एलिमेंट इधर, यहां पे देखेंगे तो नीचे, यहां पे देखेंगे तो इधर, दोनों। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो यहां पे आपका बहुत ज्यादा काम फायदे में हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस, ds के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। सिंपल इतना है। और अब हम गाउसियन सरफेस के लिए कर देंगे, फ्लक्स थ्रू
गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ही चले गए अपन, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो इधर तो ये ओपन हो जाए, ये फाई आ जाएगा, और इधर जब आप करोगे तो ई डी एस कॉस थीटा। तो अब इसके लिए कहीं पर भी चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा इसके लिए 0 रहना है, और cos 0 की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, 1 रहनी है। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ds आ जाएगा, सिंपल। और इस eds को आप जब सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन रहेगा साथ में क्लोज, जब यहां पे इसको आप सोल्व करोगे, इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व कर लेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो e तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा, ds का इंटीग्रेशन करने पर जितने भी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है इसके ऊपर, उन सब का एडिशन, और वो कितना होगा, इस पूरे बाहर वाले स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर। तो ये होगा हमारे पास यहां पर फाई इज इक्वल्स टू ई ds क्लोज इंटीग्रेशन। तो ds का इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप s भी लिख सकते हो, फिर आप इसको 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। और फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेकंड वाले केस की, जो हमारे पास इसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा, लेकिन गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ से बताएगा ये। तो गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम गॉस लॉ ये कह रहा है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब इस कंडीशन में तो क्या, जितना भी जो चार्ज है ना वो सारा इसके अंदर ही है, तो हमें कोई दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा कोई फॉर्मूला में लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई डेंसिटी वगैरह का अभी यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 आप लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा 1 एंड 2 से, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और विच इज जस्ट इक्वल टू, जस्ट सेम एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण भी तो यही था, एक तो आपका हो गया ये फर्स्ट कंडीशन ए, ठीक है। अब हम यहां पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का खेल हो रहा जाता है, क्या जाता है कि ये बताते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और बहुत बार पूछते हैं वही चीज कि इसका जो चार्ज है ना वो क्या वॉल्यूम के अंदर है क्या, नहीं, आउटर मोस्ट सरफेस पर ही है। तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसकी टर्म्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप यहां पे लिख लो टर्म्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सीधी सी बात है। तो देखो आपके पास जितना भी जो चार्ज है वो किस में, Q अपॉन एस होता है। इसका जो सरफेस एरिया है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q टोटल चार्ज अपॉन इसका टोटल एरिया। और इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर किसका, कैपिटल आर स्क्वायर, स्फेयर का आर स्क्वायर, ओके। तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई, जो भी आ गई आप इसमें ए इक्वेशन में रख देना। तो आपके पास नाउ E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा ये। और यहां पर आपके सामने क्या आ गया, ये जो इतना जब सोल्व कर दिया तो आपको पता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और यहां पे सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर
ये आपके सामने आ गया, और ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है कई बार कि ये प्रूफ करिए आप। इस जगह देखेंगे सिग्मा कांस्टेंट है कि चार्ज कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बचा कौन, आर स्क्वायर ओनली। यहां पर भी आर स्क्वायर वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो आउटसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी उसके साथ साथ ये डिक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है अपने पास एट द सरफेस, मतलब यहां पे। और इसके लिए हम फिर से इसका स्फेयर बनाते हैं। ये आपके पास स्फेयर हो गया, और इसका जो चार्ज है वो यहां हो गया, ये चार्ज गिवन है इसका सरफेस पर, और आपके पास जो पॉइंट P है वो यहां से चेंज होकर यहीं पर आ गया। और अब आपको जो सरफेस एरिया, जो एलिमेंट जो था, जो गाउसियन सरफेस कंसीडर करना था, वो कहां करोगे, वो भी आप यहीं करोगे। जो सरफेस एलिमेंट है वो भी आप अब यहीं करोगे। तो ये जो सरफेस एलिमेंट जो आप कंसीडर करोगे यहां पर, वो भी तो इसी को कवर कर रहा है, वो भी तो इसी को कवर कर रहा है। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया आपको बताने के लिए, जबकि ये बड़ा नहीं बनाना चाहिए, ये एग्जैक्टली इतना ही बनाना चाहिए। ये देखो इस तरीके से इसी को तो कवर कर रहा है ये। और जब ये इसी को कवर कर रहा है तो आप यहां पर देखो कि जो आपके पास कैपिटल आर है वही स्मॉल आर के बराबर हो गई, और चार्ज इसके अंदर भी है। तो यहां पर आपके लिए सिर्फ आपको ये करना है, कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। एक तो ये, और दूसरा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी सिग्मा जो आपके पास यहां पे आर स्क्वायर था, देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा इसके सरफेस पर कितना, ये। और ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या, कोई भी कंडक्टर जो होगा उसके सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी। कोई भी जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी। इस तरीके से आप इसको समझ के चलना है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा थर्ड वाला जो पार्ट है वो इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ये थर्ड पार्ट है अपना। तो इसके लिए फिर से हम अपना सर्कल बनाते हैं। ये आपके पास सरफेस हो गया, और इसका जो चार्ज कहाँ है, इसका चार्ज है यहां पे, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर है, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर है, ठीक है। और हमारा जो P पॉइंट है वो कहां है, वो इसके यहीं पर है, और रेडियस इसकी पूरी यह है। अब हमें अगर गॉसियन सरफेस का डायग्राम बनाना है, यहां पे हमें गॉसियन सरफेस अगर प्लॉट करना है तो वो कहां करेंगे, हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरीके से होगा, यहां पे इस तरीके से होगा इसके अंदर वाले के लिए, ठीक है। इसके अंदर वाले के P के लिए हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होगा वो ये होगा। अब ये बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, इसके इनसाइड में कोई चार्ज है क्या, इनसाइड में चार्ज कितना है, 0। तो फाई कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0, कोई फ्लक्स ही नहीं है, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर।
तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो भी 0 रहेगा, चाहे क्यू की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो भी ये 0 ही रहेगा। तो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टर स्फेयर। सॉलिड का वाला अपने सिलेबस में नहीं है, नॉन कंडक्टर का भी नहीं है, केवल स्फेरिकल सेल का है, तो इसको स्फेरिकल सेल में भी काम आ जाता है। ये सेम डेरिवेशन और सेम एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन सॉलिड कंडक्टर स्फेयर के लिए भी काम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है तीनों, ये टॉपिक कंप्लीट हुए और अपने गाउस लॉ के जो एप्लीकेशंस है वो तीनों कंप्लीट हुए। अब हम आगे हमारा जो नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप अभी फर्स्ट चैप्टर का पूरा अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करें, इसके क्वेश्चंस करें, कोई डाउट है आप कमेंट्स में खूब सारे डाउट पूछें, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।